चलिए जी, गुड मॉर्निंग। और हमारा फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर और इंपोर्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन सी फैसिलिटी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को प्रोवाइड करती है, उसका हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। एक केस स्टडी दी है और ये केस स्टडी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, डिफरेंट एंगल से पूछते हैं। तो हम इस केस स्टडी से उन पॉइंट को तो कवर करेंगे, डिपेंड करता है कि एग्जाम में ये केस स्टडी किस तरह से आती है। इसके बेसिक्स पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं। तो चलते हैं केस स्टडी की तरफ। ये केस स्टडी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो ये जो केस स्टडी है, बेसिकली इस केस स्टडी में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की बात की गई है। और कोई भी प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट जो फाइनेंस होता है, वो बेसिकली किसी ट्रेड के दो पार्ट होते हैं। अगर आप उसे शिपमेंट से पहले फाइनेंस करते हैं तो वो फाइनेंस प्री शिपमेंट, और शिपमेंट के बाद अगर फाइनेंस करते हैं तो पोस्ट शिपमेंट होता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, दोनों की ही लिमिट इसमें कैलकुलेट की जाती है। अगर आप क्या बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट करते हैं तो आपको प्री शिपमेंट की लिमिट को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में जो ऑपरेशन साइकिल है उसका रॉ मटेरियल से लेकर के उसको सेल्स को एग्जीक्यूट कराने तक का ये पूरा प्रोसेस सिंगल प्रोसेस है। इसको दो प्रोसेस में तोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, उसका एस्टिमेटेड जो सेल्स है वो 3 लाख। अब एस्टिमेटेड से मतलब क्या हुआ, जैसे सीसी लिमिट में आप लोग प्रोजेक्टेड करते हैं, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड है 300 लाख का उसका एस्टिमेशन है ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का जो एस्टिमेटेड है वो जो है 300 लाख है। एंड प्रोजेक्टेड सेल्स जो है 500 लाख फॉर द करंट ईयर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था कि ये जो है ये है प्रोजेक्टेड टाइप का जैसे होता है, और ये है लास्ट ईयर का सेल। 300 लास्ट ईयर था, इस बार उनका एक्सपेक्टेशन है कि हम 500 लाख रुपीज जो है फाइनेंस करेंगे मतलब सेल्स करेंगे। और वो बैंक में आता है। अब उसमें कुछ जो है कुछ लिमिट्स दे रखी हैं। उसने बोला द बैंक सैंक्शन द फॉलोइंग फैसिलिटीज इन दिस अकाउंट। उसको कुछ लिमिट्स जो है सैंक्शन दे रखी है उसने, जैसे पीसीएल की दे रखी है। ठीक है, 100 लाख सब लिमिट दे रखी है। अब सब लिमिट से मतलब है अंडर पीसीएल की जो सब लिमिट है वो कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो हैं इसमें सब आंसर क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा जरा, ये है एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएटेड, एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटेड, एक्सपोर्ट बिल परचेज्ड। ठीक है, और पीसीएल। तो ये इस लिमिट में से सब लिमिट का एक मतलब कहना चाहिए कि टारगेट वो उससे ज्यादा उसमें नहीं करना है आपको सब लिमिट में। ठीक है, और उसको 50,000 यूएसडी का उसको जो है एक ऑर्डर मिल जाता है फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल और हैंड प्रिंटेड यू टू यूके विद शिपमेंट मेड बाय। उसको जो ऑर्डर मिलता है उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको शिपमेंट 15 को भेज देना है। ऑन टू 2 जून वो आपके बैंक में आता है फॉर रिलीजिंग पीसीएल अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ इतना। द बैंक रिलीजेस पीसीएल एज पर टर्म्स एंड सैंक्शन। तो जैसे उसने सैंक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग वो पीसीएल सैंक्शन कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें केस है। आगे देखिए, तो इसमें अगर हम डायरी ऑफ इवेंट की बात करें तो डायरी ऑफ इवेंट में वो आपके पास 2 जून को आ रहा है। ठीक है, 31 अगस्त को एक्सपोर्टर सबमिट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि वो आपके पास 2 जून को आया था। 2 जून को आता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरी लिमिट रिलीज कर दो। ठीक है, और आपके पास दोबारा आता है 31 अगस्त को
कि मैंने जो है शिपमेंट कर दी, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इतना, द डॉक्यूमेंट आर ड्रॉन ऑन 30 डे यूजांस पीरियड। तो इसमें क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो देता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज की डॉक्यूमेंट है वो 30 डे का उसमें पीरियड है एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर। तो जब उन्होंने एग्री किया था ऑर्डर, उस समय पे एग्री मीन्स जो बायर है, बायर ने 30 डे का टाइम मांगा था इस शिपमेंट से आगे, ठीक। द बैंक डिस्काउंट द डॉक्यूमेंट एट द डेज एप्लीकेबल रेट। तो बैंक क्या है, सेम इसी दिन डिस्काउंट कर लेता है। डिस्काउंट का मतलब, क्योंकि यूजांस पीरियड है तो यूजांस पीरियड में डिस्काउंट होता है और साइड बिल पे परचेज होती है। एडजस्ट द पीसीआर। अब देखो यहाँ पे देखिएगा कि जब वो बिल को वो डिस्काउंट कर रहा है तो उस पॉइंट पर उसने जो पहले से पीसीएल दिया था सबसे पहले उसको एडजस्ट करेगा वो, ठीक है। एडजस्ट द पीसीएल आउटस्टैंडिंग एंड क्रेडिट द बैलेंस टू द एक्सपोर्टर अकाउंट आफ्टर रिकवरिंग इंटरेस्ट अप टू द नॉशनल ड्यू डेट। तो इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करके रिमेनिंग पार्ट वो उसके अकाउंट में डाल देता है, ठीक है। आगे, द डॉक्यूमेंट आर रियलाइज ऑन इतना। अब यहां पर देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स आर रियलाइज ऑन इतना, वैल्यू डेट इतना, 27 तारीख को डॉक्यूमेंट रियलाइज होते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ फॉरेन बैंक चार्जेज ऑफ यूएसडी इतना, द बैंक एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस। तो यहां जब वो आया था, यहां पर आया था वो पोस्ट शिपमेंट के लिए। क्यों पोस्ट शिपमेंट है, क्योंकि उस दिन उसने शिपमेंट के पेपर दे दिए आपको। जब शिपमेंट के पेपर के देने के बाद कभी भी कोई आता है तो पोस्ट शिपमेंट के लिए आता है, और पोस्ट शिपमेंट जब उसे एडवांस दिया जाता है तो प्री शिपमेंट का एडजस्टमेंट करके दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट का पूरा रियलाइजेशन होता है वो 29 अक्टूबर को होता है आफ्टर डिडक्शन, और खर्चे काटने के बाद ये होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बैंक के अपने चार्जेस दे रखे हैं, जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, पीसीएल पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, पोस्ट शिपमेंट पर 90 डेज तक इतना है, और उसके बाद कितना है, 10.5% है। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, अगर ओवर ड्यू रहेगा आपका अमाउंट तो उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो 14.50 होगा, ठीक है। इतनी कंडीशंस दी, और उसके साथ रेट भी दिए जाते हैं। रेट क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आप उसको लिमिट सैंक्शन कर रहे हैं इंडियन रुपीज में, उसके पास एक्सपोर्ट जो बिल है वो बिल है आपके पास फॉरेन करेंसी का, यूएसडी का। तो जब ऐसा होगा तो आपको रेट भी दिए जाएंगे। अब रेट देने में क्या है, यूएसडी आईएनआर का रेट दिया हुआ है, बिल बाइंग रेट दिया हुआ है, और बिल सेलिंग रेट दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों रेट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सा लेंगे। और यहाँ पर टीटी बाइंग दिया हुआ है और टीटी और बिल बाइंग दिया हुआ है, टीटी सेलिंग दिया हुआ है, बिल सेलिंग दिया हुआ है। ऐसा यहाँ पर 4 रेट क्यों दिए गए हैं, देखो 22 को जो भी रेट दिया हुआ है वो सारा फ्यूचर के लिए दिया हुआ है। उस समय उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी बैंक को मनी रिसीव नहीं हो रही है, लेकिन 31 को जब वो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट दे रहा है तो इसका मतलब वो जो बिल है उस बिल को वो डील करना शुरू करता है, और जब बिल को डील करना शुरू कर देता है तो वो एक तरह से टीटी ट्रांजेक्शन्स में आ जाता है। बिल उसके पास है, रेडीमेड बिल है जिसको वो डील कर सकता है, और उसको पेमेंट भी कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और प्रीमियम भी दे रखा है 30 डे में इतना। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें हैं, इस क्वेश्चन को देखो, मैं आर्किटेक्चर करता हूं उसका। सबसे पहले उसने एक पीसीएल ले रखा है, फिर उसने पोस्ट शिपमेंट लिया हुआ है, और यहां पर एक्सचेंज रेट्स का कैलकुलेशन भी होगा, एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन भी होगा। और एक्सचेंज रेट के कैलकुलेशन के लिए जो नीचे वाला पैराग्राफ है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला। और एक्सचेंज रेट में उसने
प्रीमियम की बात भी करी है, एक्सचेंज रेट में उसने प्रीमियम की बात भी करी है। ठीक है, तो इस तरह, और इसमें एक चीज और है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी जिक्र है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अमाउंट दैट द बैंक अलाउ एज PCL to the exporter against given export order considering insurance and freight cost 12%। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई केस होता है तो हमने ये पढ़ा था कि इस केस के अकॉर्डिंग हमको आपके फ्रेट और इंश्योरेंस के चार्जेस को फाइनेंस नहीं करना है एक्सपोर्ट के केस में, जबकि हम लोग इंपोर्ट के केस में उनको कंसीडर करके करते हैं, जबकि हम इस केस में करके करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कर रखा है इसने। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में उसने PCL की बात करी है, और PCL अगर आप देखेंगे तो कितने का हुआ है, PCL जो उसको सैंक्शन किया हुआ है, कोई बताएंगे आप लोग PCL कितने का सैंक्शन किया हुआ उसको? $50,000। $50,000 का। ठीक है, तो PCL जब वो पहुंचा था उसको 50,000 के कॉन्ट्रैक्ट के साथ पहुंचा था, और $50,000 यहाँ पर आंसर आपको रुपीज में दिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, $50,000 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी रेट से अमाउंट पे। अब रेट की बात आती है, देखो जब रेट की बात आ रही है तो रेट, क्योंकि वो जो आपने डीलिंग किया था ये कौन सी डेट में किया था, आप केस में देखेंगे ये आपने डीलिंग किया था 2 जून को। 2 जून को फर्स्ट टाइम वो आपके पास आया था, आपसे PCL ले गया था, तो वहां पर रेट्स का ये दिया हुआ है। तो रेट में, क्योंकि जब भी आप PCL फाइनेंस करते हैं, जब भी आप PCL फाइनेंस करते हैं तो उस समय बिल बाइंग का होता है, क्योंकि बैंक को फ्यूचर में कभी भी फॉरेन करेंसी आएगी, बैंक को कभी भी फ्यूचर करेंसी आएगी यानी बाइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग 68.20। तो जरा कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लीजिए और देखिए कितना अमाउंट बनता है, निकालिए सब लोग, कैलकुलेटर आपको लेना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है अगर आ गया तो 5 नंबर की केस स्टडी आपकी बना सकता है। 3410000, देखिए इतना ही आया सबका। आया इतना। अब वो ये कहता है कि इसमें से आपका जो ये अमाउंट है इसमें से 12% आपका टूवर्ड्स गया हुआ है किसके, फ्रेट कॉस्ट के, तो वो आप फाइनेंस नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे, उतना अमाउंट इस अमाउंट में से माइनस कर लेंगे। तो ये जब हमने कैलकुलेशन करी तो कितना आया यहाँ पे, जो 12% है 12%, तो इसका इंटू 12% निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 200,409, और इसके बाद आप इसको माइनस कीजिए। बहुत पेशेंस से इस क्वेश्चन को करिएगा, तभी आपको पकड़ में आएगा कि क्या कराया जा रहा है। 008
0 0 0 and 3. तो विच वन विल बी द आंसर ऑफ आवर दिस क्वेश्चन? तो सेम आप देख रहे हैं, इसमें ये आंसर है। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, इतने में? कोई डाउट नहीं सर, जब फ्रेट का चार्जेस जो है सैंक्शन नहीं करता है बैंक, तो उसमें माइनस क्यों करेंगे हम? पीसीएल तो उसको 12% छोड़ के ही मिला होगा ना? नहीं, उसने लिमिट सैंक्शन करी है आपकी, लोन नहीं दिया। लिमिट सैंक्शन करने का मतलब समझते हैं कि हम इसको इतना दे सकते हैं, यस सर। लेकिन देंगे कितना वो आपके पास आता है, कहता है मेरा $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में से आपने 12% टुवर्ड्स इंश्योरेंस रेट माइनस कर लिया। तो आप अल्टीमेटली जो करेंगे वो कहता ना, व्हाट इज द अमाउंट दैट द पीसीएल अलाउ। पीसीएल दिया नहीं है, पीसीएल के लिए उसने सैंक्शन कर दिया था पहले से कि हाँ ठीक है तुम ट्रेड शुरू करो। ठीक है, और जो पीसीएल सैंक्शन, कोई मेरे को क्वेश्चन बता सकता है किस बेस पे हुआ था उसको? पीसीएल एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेस पे, एक्सपोर्ट ऑर्डर के बेस पे सर। उसके टर्नओवर और उसके प्रोजेक्टेड सेल्स पर। प्रोजेक्टेड सेल्स का, हाँ, ऑर्डर पे तो हम फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन लिमिट सैंक्शन जो कर रहे हैं हम, वो प्रोजेक्शन पे कर रहे हैं। अब यहां पर एक चीज सुनिए, जब आप डोमेस्टिक फाइनेंस करते हैं, कोई आदमी आपके पास कहता है जी मेरी लिमिट बना दो, ठीक है, अगर वो करता है कि आप मेरी लिमिट बना दो, तो लिमिट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको क्या मांगते हैं उससे? फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल तो ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल देखिएगा जरा, उसने आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दे दी कि मेरा 20 लाख का टर्नओवर होगा, तो आप उसका क्या सैंक्शन करते हैं? लिमिट। अब लिमिट में क्या है कि जो टर्नओवर है उसका सीधे सीधे कितने परसेंट मान ले हम? 20%। तो 20% मानेंगे लिमिट के लिए, तो कितनी लिमिट दे देंगे आप उसे? 40,000 की। अब लिमिट दे दी आपने, लिमिट दे दी, उसने मान लिया विड्रॉ कर लिया, तो आप उसकी नेक्स्ट मंथ में लिमिट में कोई चेंज करते हैं? बोलो। ड्राइंग पावर, एज पर ड्राइंग पावर। हाँ, ड्राइंग पावर करते हैं, और ड्राइंग पावर बेस्ड होती है किस पे? स्टॉक के बेस पे। स्टॉक के बेस पे। यस सर। और यहां पे स्टॉक इक्वल टू क्या माना जा रहा है? ऑर्डर। यस, मतलब ऑर्डर को माना जा रहा है कि ये जो ऑर्डर मिला है इसको, इट मींस इतने की मैन्युफैक्चरिंग करेगा ये, उसमें से वो किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सर बुक में दूसरा आंसर है सर। बुक में दूसरा आंसर है? सर प्री शिपमेंट में मार्जिन भी बाद लेस किया हुआ है। एक मिनट, मार्जिन का कहीं जिक्र किया हुआ है इसमें क्वेश्चन में इसने? हाँ सर, पहला लाइन में दिया हुआ है पीसीएल 25% मार्जिन ऑन एफओबी वैल्यू। ओहो, ठीक ठीक ठीक, ये मिस्टेक हुआ मुझसे, इसने मार्जिन भी बोला हुआ। ठीक ठीक, और ये मार्जिन जो है वो कह रहा है कि जो एफओबी में निकल रही है, और एफ जो अभी हमने निकाली वो क्या निकाली है? एफओबी निकाली है, फ्री ऑन बोर्ड, वो इंश्योरेंस और फ्रेट को हटाने के बाद। अब वो कहता है 25% इसमें जो है वो अपना स्टेक लगाएगा, तो 25% और कर दीजिए इसमें, यहां पर
25%, इसका 25% और कर दीजिए तो कितना होगा, यानी इसका सीधे सीधे 75% निकाल दीजिए। 3 इंटू 75%, तो इसमें आ रहा है 2250600। तो इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऑप्शन में सारा पॉसिबिलिटी है सर। है ऑप्शन ऐसा दिया है कि कोई भी अमाउंट आ सकता है। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग है। कि जैसे ही आपका कैलकुलेटर में फिगर आया तो हमने कहा Yes, ये sir. आंसर हो गया। ठीक है, Yes, sir. तो ये बिल्कुल, तो सर ये यहाँ तो बेसिकली सैंक्शन लिमिट जो हुआ ना, है, ये सैंक्शन लिमिट एज ए पीसीएल होगा ना। हाँ उसको लिमिट सैंक्शन हो गया अब। ठीक है, तो बैंक उसको इतना अमाउंट तक का क्या कर सकता है, कंसीडर। और बैंक जो उसको लिमिट दे रहा है बिना ऑर्डर के नहीं दे रहा है। जब ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर में से क्या माइनस कर रहा हो, क्लास में इन्वॉल्व हुई है, ऑर्डर में से क्या माइनस कर रहा है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस फ्रंट एंड मार्जिन माइनस कर दिया। अब जो कॉस्ट आया उस कॉस्ट में 25% टूवर्ड्स प्रॉफिट कह लीजिए या कुछ भी स्टेक कह लीजिए उसका, वो मार्जिन कर रहा है। तो वो माइनस करने के बाद वो पीसीएल जो होगा इतना बनेगा उसका। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सर हाँ, सर ये फर्स्ट आंसर मतलब मार्जिन कितना लेस किया आपने? फर्स्ट आंसर आया 25%। ओके, ठीक है सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, यहाँ पे ये दिया हुआ 25% ऑन FOB वैल्यू। ओके, ठीक है, अच्छा अब आप इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कोई? वो क्यों दिया हुआ है सर? वो इसलिए दिया हुआ है इतना तक दे सकते हैं। अगर मान लिया उसका एक और ऑर्डर आता तो सर ऐसा ही अगर कुछ क्वेश्चन पिछली बार पूछा था सर, टच ही नहीं कर पाए थे इसको। चलो अच्छा, एक चीज और देखो, कोई मुझे ये आंसर करिए, ये 100 लाख कहां से लाया होगा? जो ये 100 लाख लिखा हुआ है, ये 100 लाख कहां से लाया होगा? ये फिगर उसको कहां से कैलकुलेट हुई, या कैसे उसने डिसाइड किया कि मैं 100 लाख करूंगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, एक जनरल एडवांस को लेते हुए। 500 का 20%। हाँ वेरी गुड। 500 का क्या है 20%, क्योंकि जो नॉर्मल फाइनेंसिंग है आपके जो प्रोजेक्शन होता है उसकी कितने परसेंट होती है नॉर्मल फाइनेंसिंग? 20%। 20%। तो वो उसने लिमिट उसकी सैंक्शन करी है। और अभी आपको एक चीज मालूम हुई कि लिमिट और डीपी में क्या फर्क है? लिमिट होती है कि मैक्सिमम वी कैन फाइनेंस दिस सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यस सर, यस। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो हम आपको 100 लाख तक दे देंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन तो है उसका, और प्रोजेक्शन वर्सेस रियलिटी में फर्क हो सकता है। प्रोजेक्शन वर्सेस रियलिटी में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो इसलिए उसको उन्होंने, बैंक ने कहा हम दे देंगे 100 लाख तक दे देंगे। लेकिन जब वो ऑर्डर लेके आएगा तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट ही फाइनेंस करेंगे। आप जो भी फाइनेंसिंग करेंगे वो एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछता है उसे देखते हैं। सर फोटो चली गई। आधा घंटा बड़ी जल्दी नहीं हो गया? मैथ में ऐसे निकलता है टाइम सर, कैलकुलेशन में ना पता ही नहीं चलता। नहीं, वो आधा घंटा इसलिए हो गया, कैमरा शायद हमारा जल्दी चालू हो गया था। अभी वैसे रियल में आधा घंटा हुआ नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट एक्सचेंज रेट विल बैंक अप्लाई फॉर परचेज। अब देखो यहां पर कि एक्सपोर्ट बिल उसके पास कब आया, बोलिए। 2 जून को सर। एक्सपोर्ट बिल उसके पास बाद में Order। आया, 2 जून को आया। जी। 31/8 2 जून को नहीं आया सर।
देखो 31 जून 31 31 सुनो। अगस्त को 31 अगस्त। सुनो सुनो सुनो, उसके पास चाहे कभी आ जाए, लेकिन वो एक तरह से ये कहे वो एक्टिवेट कब हुआ? 31 अगस्त सर। 1 जून को एक्टिवेट हो सकता 31 अगस्त को जब शिपमेंट होता है, शिपमेंट के बिना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी काम का नहीं है, और बिल ऑफ एक्सचेंज की कनेक्शन हमेशा शिपमेंट डेट से होती है, यस सर। और वो साइन पहले से भी रख देता है उसके पास, वो चाहे 1 साल पहले साइन करके दे दे, लेकिन उसकी एक्टिवेशन कब होती है? जब एक्सपोर्ट शिपमेंट होता है। अब पेमेंट की बात आती है कि इमीडिएटली एक्सपोर्ट पे मिलेगा या कुछ दिन बाद मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में क्या केस है? वो यूजांस वाला है। यूजान से यूजांस वाला है। साइट है परचेस। नहीं नहीं, साइट नहीं, 60 डेज यूजांस बोला हुआ उसने, 30 डेज सर। 30 डेज हाँ यूजांस बोला हुआ उसने, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये जो रेट लगेंगे वो 2 जून के इसके न लग कर कौन से लगेंगे? 31 अगस्त के। 31 अगस्त में जो रेट्स हैं वो लगेंगे। तो वो क्या रेट है? बिल बाइंग वाला, बिल बाइंग वाला। बिल बाइंग 67.85 क्योंकि हमने बोला हुआ है कि हमारा एक्सपोर्ट बिल आ रहा है, फॉरेन करेंसी मिलने वाली है बैंक को, तो यहाँ पर ये 67.85 लेंगे यहाँ से, और वो है ये वाला, ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ये वाला प्लस प्रीमियम करेंगे सर, प्लस अच्छा, प्रीमियम अब भी ऐड इसमें करेगा ना? 30 डे का प्रीमियम दिया हुआ है, क्योंकि वो बिल बैंक कब कलेक्शन में भेजेगा? 30 डेज यूजर्स है ना। आफ्टर 30 30 डेज। के बाद तो जब बैंक उसको सेंड करता है तब तक का प्रीमियम या डिस्काउंट कंसीडर होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसका जो इफेक्ट होना है वो किसी फ्यूचर डेट पे होना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 67.89। ठीक है, अगली बात करते हैं। सर टीटी बाइंग कब यूज करते हैं? टीटी बाइंग में जब इमीडिएट डील होता है, साइड बिल होगा। सर 0.04 वाला वो यहां से आया, ये देखिए जो ये प्रीमियम दिया हुआ ना, यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूं, ये जो प्रीमियम दिया हुआ है इधर, ये वाला प्रीमियम कोड क्या है? 04 पैसा 06 पैसा। अच्छा, सपोज कीजिए ये ऐसे क्वेश्चन में देता तो क्या करते आप? 4/6 पैसा करता, तो क्या कोई चेंज करते आप? वो तो एक ही है सर, सेम तो है। हाँ, कहीं आप इसको ऐसा मत कर देना वहां पे कि 67.85 और इस 4 को यहां मत लिख देना। वो पैसा मीन्स ऑलवेज ऐसे यूज होगा, ऐसे 04। हाँ 04 ही यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट एडवांस अलाउड बाय द बैंक अंडर, ये क्या है? बिल डिस्काउंट, एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग फॉर द बिल सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। अब यहां पर पोस्ट शिपमेंट की बात आ रही, और पोस्ट शिपमेंट किस पे डिपेंड करता है? बोलो। पोस्ट शिपमेंट डिपेंड करता है कि आपने एक्चुअल में शिपमेंट कितना किया। भाई जो इनवॉइस है आपकी वो कितने की है? 48,000 सर। कॉन्ट्रैक्ट तो आपका 50,000 का था, ठीक है, लेकिन आपने शिपमेंट क्या किया? ठीक है, तो शिपमेंट कितने का किया उसने? 48,000 का, और उस 48,000 में जो रेट लगेगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो लगेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो आप 48,000 इंटू 67.89, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट कौन सी डेट में हो रहे हैं?
31st 31st अगस्त फर्स्ट हाँ अगस्त 31 अगस्त को दोनों इंसिडेंट हो रहे हैं ना 67.8 क्योंकि सेम डे वो आ गया। तो क्या वैल्यू निकल के आई है आप देखिए 32,568,000 ठीक है ये आई। अब जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वही काम हमें नीचे करना है। क्या इसमें कोई मार्जिन दिया हुआ है? 15% बिल डिस्काउंट सर। ये दिया हुआ और 15% 15% मार्जिन दिया हुआ ठीक है। और ये जो फिगर है मैं फिर आपको बता रहा हूं ये फिगर आपकी केवल एक्सपेक्टेड फिगर है। इतना तक हम कर सकते हैं ठीक है इतना तक हम कर सकते हैं। ओवरऑल उसने बोला 100 लाख कर सकते हैं लेकिन जो उसकी सब लिमिट है वो सब लिमिट इस तरह है ठीक। तो 15% आप उसमें क्या करेंगे मार्जिन निकाल देंगे। तो सीधे मैं इंटू 85% कर दूं। आप लोगों की मैथमेटिक्स जो अच्छी होगी तो वहां पे बेनिफिट मिलता है। कहीं आप ऐसा तो नहीं करते पहले 15% निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। नहीं, उसमें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ तो सीधे हाँ, सीधे 85% कर। करके चल सकता है ना। हाँ सर। और उससे भी शॉर्ट तरीका है इंटू 0.85 भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं ठीक है। तो इनकी वैल्यू आ रही है कौन सी वाली सी वाली थर्ड वाला ठीक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द नोशनल ड्यू डेट। अब ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना हुआ है हमेशा के लिए कि भैया नोशनल ड्यू डेट क्या हो। कितने डेज का इसमें टाइम दिया हुआ है 30/9 1 सर। महीने का। यूजान से 30 days और ट्रांजिट पीरियड 30 कितना days। होता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 25 25 days तो यहाँ पर 55 दिन का आपको उसमें एडिशन करना है। 55 दिन का क्या करना है उसमें एडिशन करना है। तो देखते हैं जरा 55 डेज आपको एडिशन करना है। और ये जो एडिशन होंगे कौन सी डेट से स्टार्ट होंगे 31 अगस्त से। सर 31 अगस्त को इंक्लूड करेंगे या एक को इंक्लूड करेंगे ये थोड़ा। हाँ अब इसमें देखिएगा किसको इंक्लूड कर रहे हैं और किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं ठीक है। 31st को इंक्लूड करेंगे सर। चलो देखते हैं। इंक्लूड यहाँ देखो पहले तो आप क्या करें अगस्त के बाद सितंबर पूरा मंथ है कितने डेज का हो जाएगा वो 30 डेज 30 days 30 डेज का हो जाएगा सितंबर में ठीक है। अब आपके पास कितने दिन बचते हैं 25 दिन 25 बचते हैं। तो इसका रूल ये है कि बिल ऑफ वाले में या तो एक दिन पहले का छोड़ दो या बाद का छोड़ दो ठीक है। तो अगर आप इसको छोड़ देते हैं उसके बाद से पूरा सितंबर आपका 30 दिन हो गया। और आपके अक्टूबर में कितने दिन चाहिए आपको 25 दिन 25 दिन इसका मतलब ये इसका आंसर। मेरी बात समझ में आई। जिस दिन वो बिल प्रेजेंट करता है उस दिन को छोड़ दिए। हो सकता है वो 4:59 पे आ जाए आपके पास ठीक है। वो कह रहा भाई आज तो तुमने दे दिया कल से हमारी गिनती चालू हो। और 25 तक उसका क्या आ जाना चाहिए उसके पास बैंक के पास पैसा आ जाना चाहिए। पैसा आ जाना चाहिए। और अगर 25 तक पैसा नहीं आया इट मींस क्या करेगा वो ओवरड्यू रिमाइंडर देगा सर। कस्टमर का खाता डेबिट करेगा सर किस चीज किस मद में करेगा कौन से हेड में करेगा और उसको ओडी दे देगा इंटरेस्ट। क्योंकि यहां तक तो उसने कंसीडर कर लिया। और ये वाला जो अमाउंट है ये किस तरह से उसने कंसीडर किया हुआ है कि भैया ये हम आपको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट हो गया। और अगर इसके बाद नहीं आता तो कौन सा इंटरेस्ट लेगा वो ओवरड्यू और अभी कौन सा लेगा नॉर्मल। दोनों दिए थे ना उसने। तो उसने बोला टोटल इंटरेस्ट ऑन द एक्सपोर्ट बिल विल बी चार्ज अप टू। तो कब तक चार्ज करेगा वो कितने दिन ड्यू रहेगा है जितने दिन ड्यू रहेगा।
अब इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे रखी, देखो सर वैल्यू डेट फिर 27 क्यों दिया हुआ है यहाँ? हाँ तो वही बता रहे ना कि वैल्यू डेट उसने दिया हुआ है यहाँ पर एक, वो कहता है डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओके हो गए। ओके होने का मतलब समझते हो, रियलाइज का मतलब समझते हो, कि जो इंपोर्टर है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद पेमेंट दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया या उसको कह रहे पेमेंट दे दिया है। तो वहां जो उसने पेमेंट दिया है वो कब दे दिया है भाई? उसने पेमेंट दिया होगा तो उसने जिस बैंक में पेमेंट दिया हुआ है उस बैंक को पेमेंट 27 को मिल चुका है, और रियलाइज होने का मतलब पेमेंट वगैरह सारा काम हो चुका है। तो पेमेंट 22 को मिला, भले ही उसे 29 को मिला बैंक को, लेकिन बैक डेट से उन्होंने कंसीडर किया हुआ है। हो सकता है उसका पैसा पहले से एडवांस जमा हो वहां पर। तो 27 को पैसा मिला है, और आपका जो नॉर्मल वो है वो कितनी तारीख तक है? 25 तक। 25 25 तो आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कब तक करेंगे? 27 27 तक। बात समझ में आ सर रही है? इसमें टोटल इंटरेस्ट की बात कर रही है, मतलब 27 तारीख 25 के बाद 2 दिन का ओवरड्यू भी इंटरेस्ट लगेगा ना? बिल्कुल लेंगे। टोटल इंटरेस्ट में यहाँ क्वेश्चन पूछता है टोटल इंटरेस्ट विल बी चार्ज अप टू। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 55 डे का तो होगा नॉर्मल रेट से। 55 डे का क्या होगा? नॉर्मल रेट से। Normal। नॉर्मल रेट क्या था हमारा? 68.8 8.5% था, और ओवरड्यू का 14.25 था। ओके सर। 55 में 8.5 था, और 2 डेज का क्या था? 14.50 ऐसे कर। अब ये तो जो इस क्वेश्चन में था सारे बेसिक्स पॉइंट से, इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करना चाहता तो आपसे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करा सकता था, ठीक है? और आप इंटरेस्ट 55 डे का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वो कौन से अमाउंट पे करते? बिल वैल्यू पे। इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जो ये वाला अमाउंट था पहला वाला जो पीसीएल दिया था, उस अमाउंट को चार्ज करते कौन सी डेट तक? 25 अक्टूबर तक। नहीं, 31 अगस्त 31 हाँ, अगस्त तक 31 अगस्त तक आप इस पर चार्ज करते। उसके बाद किस पे चार्ज करते? पोस्ट शिपमेंट पे। ये वाले पे, शिपमेंट वाला। जो नीचे वाला अमाउंट है, पोस्ट शिपमेंट वाले पे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और है कि जब वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस दे रहा था उसको, उस पॉइंट पे वो क्या करेगा? उस शिपमेंट फाइनेंस से जो प्री शिपमेंट वाले को क्या कर लेगा? वो एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट कर लेगा, ठीक है? तो ये इसमें जो केस स्टडी थी। अच्छा, इसके साथ में अभी इसमें देख रहा था कि एक पॉइंट हमारा रह गया था, पता नहीं वो कैसे मिस हुआ। थ्योरेटिकल पॉइंट है वो। ये हमने शायद किसी तरह मिस हुआ था हमसे। जो एक्सटेंशन वाला था ना, जिसमें बिल को एक्सटेंड करने का जो टाइम है उसकी बात करी थी हमने। सर नमस्ते सर।
नहीं शायद हो गया कवर, दूसरी बुक में देख रहा था। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जब बाइंग और सेल के लिए बैंक में बोलते हैं कि पैसा आएगा तो बाई है, जाएगा तो सेल है, हाँ तो सर वो नास्ट्रो अकाउंट का कैसे करेंगे? उसमें आएगा जाएगा का थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। लो बता दो। देखो ये आपका एसबीआई है इंडिया में, ठीक है। कोई कस्टमर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज देता है डॉलर का, वो कहता है ये ले लो लेकिन मुझको क्या दे दो, INR दे दो। तो इस केस में आपका पहला बात हुआ कि ये है केस काय का, सॉरी बाई का। किसका केस है ये? यहाँ कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं। अब ये एसबीआई क्या करेगा, ड्यू डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी बैंक को भेजेगा, वो कंट्री अदर कंट्री में, ठीक है। अब अदर कंट्री वाला क्या करेगा, इस बिल को किसको भेजेगा, इंपोर्टर को। इंपोर्टर जो है इस सिटी बैंक को क्या देगा, डॉलर दे देगा, डॉलर ठीक है। देगा। अब इंपोर्टर ने दे दिया लेकिन क्या आपको मिला? नहीं मिला अभी, मतलब आपको मीन्स बैंक को। तो वहां पर क्या होगा, अब सिटी बैंक के पास दो ऑप्शन है कि वो क्या करे, इस अमाउंट को यहां डाल दे, रेमिट करा दे, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिट पीरियड होता है, आपको मिला सपोज कीजिए 27/10 को, लेकिन ये कहता है कि 2 दिन तो मुझे रेमिटेंस में लग गए। इस चीज को बोलते हैं वैल्यू डेट। इस बैंक के पास जब मनी आ गई तो एक तरह से इंपोर्टर ने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। बैंक ने उसे डेबिट करने या कलेक्शन में थोड़ी देर बार कर दी। यहां पर एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन एक और है, वो क्या करेगा, सिटी बैंक ने कई सारे बैंकों के अकाउंट खोल रखे हैं। किसका खोल रखा है? पीएनबी का, आपके एसबीआई का, आपके बैंक ऑफ इंडिया का खोल रखा है। तो अगर इन केस ये जो सिटी बैंक है ये पेमेंट आपके पास ना भेज के वो आपके ही अकाउंट में जो वहां अकाउंट खुला वहां डाल दे, इस कंडीशन को बोलते हैं नॉस्ट्रो क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको? तो वो जरूरी नहीं है कि एसबीआई कहे कि पैसा यहां भेज दो। कभी कभी एसबीआई कहता है कि मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल देना और मुझे फोन कर देना। तो ये करेंसी है तो सिटी बैंक के पास, लेकिन किसके अकाउंट में है? एसबीआई के अकाउंट में। तो एसबीआई के अकाउंट में आ जाए या एसबीआई के पास आ जाए, एक ही बात है। तो कई बार क्या होता है, एक्सपोर्ट बिल का रियलाइजेशन जो होता है वो जरूरी नहीं पैसा आप तक यहाँ आए इंडिया में, वो पैसा आपका फॉरेन कंट्री में जो आपने नॉस्ट्रो अकाउंट खोला है उसमें भी आ जाए, तो भी आपका माना जाएगा कि आपका पैसा आ चुका है और आप इस पैसे को फ्यूचर में यूज कर सकते। बोले क्लियर हुआ? हाँ सर, तो फिर भी तो बाइंग का ही केस हुआ ना सर ये भी। अरे भाई एसबीआई को क्या मिला, अच्छा बताओ। चलो सर एक डाउट है, एक सेकंड इनका पहले क्लियर कर दूं। एसबीआई को डॉलर क्या मिला? एसबीआई को सर अगर नॉस्ट्रो में जमा हुआ तो डॉलर मिला, और अगर इंडिया में आएगा तो क्या मिलेगा? इंडिया में आएगा तो रुपीज मिलेगा सर। नहीं तो भी डॉलर मिल सकता है, ऐसा नहीं है। डॉलर मिल सकता है, रेमिटेंस हो सकता है तो डॉलर में, ठीक है। वो डॉलर ही मिल रहा है उसको, तो डॉलर अगर बैंक में आ रहा है तो बाई हो गया। हाँ, चाहे वो नॉस्ट्रो अकाउंट में आए चाहे आपके इंडिया में आ जाए। ठीक है सर। जैसे ही एसबीआई के कब्जे में डॉलर आया तो परचेज हुई है। ठीक है मैडम, पूछिए क्वेश्चन। Sir, if that Citibank is not having any Nostro account,
So the charge will be done up to the remittance. That means the Citibank will send remittance, right, to SBI. अब हाँ ठीक है, ये क्या है यहाँ पर उसमें इस एग्जाम्पल में था ये बात कि जो है एक बैंक जो है कुछ चार्जेस काट रहा है, यहाँ पे था ना कहीं पर। ये है, ये इस पैराग्राफ को देखिए, इस पैराग्राफ में बोल रहा द डॉक्यूमेंट ये इको क्यों हो रहा है? किसी का माइक खुला है क्या? चलो, द डॉक्यूमेंट्स आर रियलाइज्ड ऑन इतना, वैल्यूड इतना आफ्टर डिडक्शन ऑफ फॉरेन बैंक चार्जेस। तो जो बिल कलेक्ट कर रहा है वो बैंक, सिटी बैंक, वो 250 रुपीज चार्जेस काटने के बाद आपको मनी भेज रहा है। द बैंक एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस अलाउड अगेंस्ट द इतना। तो वो जो भी मनी आपको भेज रहा है अपने चार्जेस को, कलेक्शन चार्जेस को काट के रेमिट कर रहा है। तो यहाँ पे सिटी बैंक जो है वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है जो आपके बिल को कलेक्ट करा रहा है। यही क्वेश्चन था मैडम या कुछ और था? No, sir. Actually, if Nostro account is not there with the Citibank, it is SBI. समझो Nostro account open नहीं किया Citibank, हाँ तो जब तक रेमिटेंस होगा तब तक चार्ज करेगा। नहीं, वो मैं बताता हूँ, नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, सिटी बैंक को रेमिट करना है, सिटी बैंक को रेमिट करना है। तो ये जो 250 रुपीज की वन टाइम फीस है, इसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह कंसीडर नहीं, वो वन टाइम अपनी प्रोसेसिंग फीस है या कमीशन ले रहा है कि मैं 250 रुपीज लूंगा और आपका पैसा कलेक्ट करा के आप तक भेज दूंगा। मतलब इंडिया में वो रेमिट कर देंगे 250 रुपीज। नहीं, मैडम का शायद ये क्वेश्चन है सर कि वो 27 को पे किया और हमारे पास ये 29 को आके पहुंचा, तो ये तो ऐसा कैसे? Yes, sir. Exactly. Sir got my तो point. मैं बताता हूँ। सर तो फिर दो दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा, वही बोल रहा है कि 2 दिन का हाँ, तो एक्स्ट्रा लेकिन ओवरड्यू उसने पैसा चार दिन का आपको वहां होगा दे उसके दिया ना, कहाँ दिया उसने पैसा? 29 को दिया, सिटी बैंक को 29 को डॉक्यूमेंट रियलाइज हुए। वैल्यू डेट तो 27 ही है ना? हाँ, वो वैल्यू डेट 27 कह रहा है। नहीं सर, अपने नॉस्ट्रो अकाउंट में नेट डेबिट होकर सपोज यहाँ हमारे उसी दिन आएगा या यदि 2 दिन और लग नहीं गया आएगा। तो क्या होगा? ये जो शुरू से क्वेश्चन उठ रहा है, इसमें नॉस्ट्रो अकाउंट में आता नहीं है, क्रेडिट आपके करते वहां हैं। अकाउंट में जमा हो चुका है। आप चाहे तो उस पेमेंट को वहां अमेरिका में किसी को पेमेंट कर सकते हैं। नहीं, सपोज वहाँ नॉस्ट्रो अकाउंट नहीं है और जयपुर भेजा पैसा, तो उसमें टाइम जो लगा सेम डे तो क्रेडिट नहीं होगा ना, या रुपीज में या नॉस्ट्रो जो है उसका क्या चलो होगा? ठीक है, उसको बताता हूँ। हाँ, ये जो वायर ट्रांसफर है अक्रॉस द बॉर्डर, वो कैसे होता है? अगर मान लिया सिटी बैंक को नॉस्ट्रो अकाउंट में ना डाल के सीधे भेज रहा है आपके पास, किससे भेजता पैसा हो? मैसेज करता है स्विफ्ट से। स्विफ्ट सर। कितना टाइम लगता है भेजने में? भूल गए सर सेटलमेंट का टाइम। अरे 5 सेकंड लगेगा उसे भेजने में। हाँ, एक ही दिन में करेगा। जो रियल टाइम है ना, ये जैसे आरटीजीएस वगैरह वगैरह, हाँ, तो ये सेम डे यहाँ पैसा आ जाएगा इंडिया तो में, मतलब जैसे ही उसने अपना अकाउंट डेबिट कर दिया तो उसने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी ना, उसी दिन मान लिया जाएगा। नहीं सर, और सेटलमेंट में अगर वो मान लिया 3 दिन भी लग रहे हैं तो सिटी बैंक की गलती नहीं है, सिटी बैंक की गलती नहीं है, क्योंकि सिटी बैंक ने अपना अकाउंट डेबिट कर दिया उस दिन। अच्छा एक चीज और, किसी का माइक फिर खुल गया, हेलो, हाँ ठीक। एक चीज और है, ये जो सिटी बैंक है, एसबीआई क्यों कहता है मेरे नॉस्ट्रो अकाउंट में डाल दो? क्योंकि सर इंपोर्ट फाइनेंस के भी एडजस्टमेंट तो होता है ना। हाँ, फिर उसको लोकल पेमेंट करनी होगी कोई, और अगर वो नॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट लेता है उस कंडीशन में उसका ये रेमिटेंस का खर्चा बच जाता है।
सर अगर इस उसको क्वेश्चन में अगर कहीं बोला पेमेंट करनी होता, है, कुछ और पूछ रहे हैं? सर हाँ हाँ सर बोले कि इस क्वेश्चन में अगर बोला होता कि रियलाइज वैल्यू अगर निकालना होता, हाँ जैसे कि यहाँ पे रियलाइजेशन डेट का दिया हुआ है, अगर रियलाइज वैल्यू निकालना होता तो फिर हम लोग यहाँ पे तो और एक रेट दिया होता, टीटी बाइंग रेट उस डेट का 27 अक्टूबर का। अच्छा, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हेलो, जरा 2 मिनट रुक जाइएगा, कोई घर में आए हुए हैं, है ना, वेट कर लीजिएगा।
हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर एक बार ये सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट को थोड़ा सा बताएंगे दोबारा? एक्चुअली ये एक्सपोर्ट का पार्ट है या इंपोर्ट का पार्ट है? ये बता देता हूँ। देखिए, ये नहीं काम कर, सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट में इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये सेलर है। जी सर। हम्म, हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये सेलर्स का काम गुड्स भेजना है, बायर का काम है उसको पेमेंट करना। और बायर के पास पेमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शन तो वो इमीडिएटली पेमेंट दे दे, रेमिटेंस कर दे या एडवांस पेमेंट दे दे। सेकंड ऑप्शन में वो जो बायर है वो क्रेडिट ले ले, और क्रेडिट हमेशा सपोर्टेड होता है फॉरेन एक्सचेंज में बिल ऑफ एक्सचेंज से। मुंह जबानी क्रेडिट नहीं चलता, पीडीसी नहीं चलते, वहां बिल ऑफ एक्सचेंज देना है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइट हो सकता है या यूजांस हो सकता है। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई इतनी? अब जी सर। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब ये देता है, ये एक्सेप्ट मतलब ये इसे एग्री करता है कि हाँ ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं देने को तैयार हूं, तो बैंक का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सप्लायर क्रेडिट। ओके सर। ठीक है, सप्लायर क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? अब सप्लायर अगर क्रेडिट दे रहा है तो सप्लायर क्यों दे रहा है? क्या प्रमोट करने के लिए दे रहा है? एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोट करने। तो सप्लायर क्रेडिट्स को बेसिकली एक एक्सपोर्ट क्रेडिट की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि वो ना तो कैश दे रहा है, ना खुद उधार का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में एक बैंक इसको पेमेंट करता है, और बैंक को ये बायर पेमेंट करता है। कैसे करता है पेमेंट? सर अब इको हो रहा ये तो क्लियर है कि इको ठीक है, अभी ठीक है? हेलो, ठीक है सर। तो सर ये तो एक एलसी की तरह हो गया ना सर? हाँ एलसी की तरह हो गया बिल्कुल वो। लेकिन एलसी में क्या होता है ना, सुनो, एलसी में एक फर्क है। एलसी में ये बैंक वाला सप्लायर को पेमेंट नहीं करता, और ये जो सेलर है, ये सेलर को पेमेंट उसकी कंट्री का बैंक करता है, और वो भी कब पेमेंट करता है? जब वो डॉक्यूमेंट भेजता है। तो एक जो इसमें एलसी है, एलसी एक थोड़ा बहुत ब्रॉड फिनोमिना हो गया। ये ब्रॉड फिनोमिना होता है एलसी। यहाँ पर एक बैंक जो है
इसको पेमेंट कर रहा है और बायर बैंक को कब पेमेंट करेगा? बोलो। बायर कब पेमेंट करेगा? गुड्स सोल्ड होने के बाद। क्या होने के बाद? फ्यूचर सामान बिक जाने के बाद। वो सामान बिकने के बाद वेट करेगा जितना, जैसे उसने 6 मंथ का समय ले रखा मान लिया, तो ये तो नहीं दे रहा है उसको, ये वाला 6 मंथ का समय नहीं दे रहा है, तो वो बैंक से कहेगा इमीडिएट पेमेंट कर दो, ये बैंक को 6 महीने बाद देगा पैसा। यानी अब इसमें जो डीलिंग है, इस बैंक ने बायर को सपोर्ट किया है, इसीलिए इसको बायर्स क्रेडिट बोलते हैं। इस केस में बायर्स ने सपोर्ट किया, बायर्स को सपोर्ट किया है बैंक ने कि तुम बाई कर लो, हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चलो इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जरा याद। आईसी नंबर इज रिक्वायर्ड। सर एक सेकंड, एक डाउट मेरा सर, वो हाँ। मार्जिन को कहाँ प्लस कहाँ माइनस करते हैं सर, वो थोड़ा मार्जिन बता। को कहाँ प्लस कहाँ है? कल मैंने एक क्लास ली थी, आपने अटेंड करी थी? हाँ उसमें सर। क्या है, बाई में मार्जिन माइनस होता है और सेल में प्लस होता है। कौन से वाले मार्जिन की बात कर रहे हैं आप? सर अभी जो क्वेश्चन आप बता रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्लस किए हैं, वही मैं सोच रहा था क्यों प्लस हुआ सर। वो प्लस नहीं तो मार्जिन नहीं था, वो प्रीमियम था। अच्छा, प्रीमियम ऑलवेज प्लस होता है। जो क्वेश्चन की बात आप कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे थे ना आप? हाँ सर 2 नंबर क्वेश्चन। हाँ 2 नंबर में जो 04 है वो ये Yes, था। sir. देखो लास्ट लाइन देखो यहाँ पे, प्रीमियम यस सर, यस सर। प्रीमियम फॉर 30 डे वाज कोटेड इतना। ओके सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? चलो अब ये जरा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट जरा। आईसी नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर, क्यों चाहिए होता आईसी नंबर? केवल ऑप्शन सी इंपोर्ट सर। के लिए चाहिए है? सी सर, सी दोनों के लिए। दोनों के लिए आईसी। एक्सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक कैन नॉट अलाउ एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर, किस चीज के लिए क्रेडिट नहीं देना चाहिए? सी होगा। कौन सा? सी। सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश विद इन अ कंट्री। सर सी वाला ऑप्शन है, ऑयल केक लार्ज पार्ट ऑफ पैकिंग Supplies to manufacturer in India who makes import substitute spares for machinery। यानी वो उसमें एक्सपोर्ट कहीं रोल ही नहीं आ रहा ना। Who makes import substitute spare for machinery, यही कहना है आपका? या ये वाला सी वाला, supplies of मैंने oil सी वाला mills for export of oil cake। नहीं, इसको तो एक्सपोर्ट देता है, हमने पढ़ा तो था। यस सर। हाँ इसको देता है। ये डी वाला ही होगा, डी वाला ही होगा। डी वाला होगा, ठीक है, क्योंकि डी वाले में बाहर की बात ही नहीं आ रही है, केवल एक इंपोर्ट की बात आ रही है कि वहां से कुछ सब्स्टिट्यूट स्पेयर लेके आता है वो। ठीक है। एन एक्सपोर्ट टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कवरिंग सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन टावर अंडर ए वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। कॉल्ड एक्सपोर्ट, कौन सा एक्सपोर्ट है वो? ग्लोबल होगा सर। नहीं, इसमें ही बोला, देखो वर्ल्ड बैंक का फाइनेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, और जिसमें वो ट्रांसमिशन टावर जो है सप्लाई कर रहे हैं। एन एक्सपोर्ट, क्वेश्चन है, एन एक्सपोर्ट टू ए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड covering supply to transmission tower under a World Bank project will be
called exports आप लोग बताइए कुछ आंसर इसमें, क्या आपका ओपिनियन क्या है इसमें? मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फाइनेंस किया है सर वर्ल्ड बैंक ने। किसको फाइनेंस किया है? स्टेट और इलेक्ट्रिसिटी ये किसी का माइक खुला हुआ है, किन्हीं का माइक खुला हुआ, देखिए जरा। आप बोलिए तो। यहाँ पे सर बोल रहा है कि एन एक्सपोर्ट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फाइनेंस किया है वर्ल्ड बैंक ने। ये तो एक्सपोर्ट का बात है। एन एक्सपोर्ट टू नहीं है सर इसमें है सब सप्लायर। वर्ल्ड बैंक को प्रोजेक्ट है तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड बैंक को देगा तो सब सप्लायर हुआ एक तरह का। नहीं, वर्ल्ड बैंक को दे नहीं रहा है। वर्ल्ड बैंक का तो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन होते हैं ना, उनके प्रोजेक्ट हैं वर्ल्ड बैंक के। हाँ। और यहाँ है एक्सपोर्ट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मतलब है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहीं से आ रहा है ट्रांसमिशन टावर्स। जब इसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है सर तो ये ग्लोबल होना चाहिए ना। ग्लोबल है ना सर। अब पता नहीं इसमें क्या आंसर आ सकता है, आप लोग क्या एग्री कर रहे हो? मुझे ग्लोबल लगता है सर। ग्लोबल आएगा सर। क्या आएगा? ग्लोबल। ये हो सकता है ग्लोबल धोखा देने के लिए है। हाँ, ये भी मैं यही सोच रहा हूँ कि भैया उसने वर्ल्ड बैंक का नाम दिया तो ग्लोबल। लेकिन देखिए ग्लोबल आएगा नहीं, सब सप्लायर आएगा नहीं, फिर बचा ग्लोबल और मर्चेंट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। फिर डीम्ड भी हो सकता है सर। तो डीम्ड क्यों होगा सर? वो तो प्योर है, डीम्ड क्यों होगा? प्योर एक्सपोर्ट है। सर डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब तो ये हुआ कि कोई एक्सपोर्ट, जैसा मान लो आप कि एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ तो कही रहा है ना एक्सपोर्ट है, क्लियर। वर्ल्ड बैंक कि आपको किसने एक्सपोर्ट किया ये तो मेंशन नहीं है ना, तो ये तो बिल्कुल सब मेंशन नहीं है, सब बिल्कुल मेंशन सप्लायर नहीं भी है। हो सकता है। वर्ल्ड चलो बैंक देखो फाइनेंस इसका। कर रहा है मतलब उसका तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, उसमें बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नहीं, बैंक का इन्वॉल्वमेंट होना या ना होना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को डिसाइड नहीं करता। हाँ मतलब इस वो तो सेंस से सेलर ग्लोबल और होना बायर के नहीं है। बीच का होता है। नहीं उसी बोल रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक है तो इसलिए ग्लोबल होगा, ये ठीक नहीं है। ये सब हाँ, मतलब वही सप्लायर मैं हो कह रहा हूँ सकते कि वर्ल्ड बैंक आने से ग्लोबल, एक्सपोर्ट तो हमेशा ग्लोबल होता है। हाँ एक्सपोर्ट तो हमेशा ग्लोबल ही होता है। ये बी और डी में से कोई आंसर होगा इसका, मर्चेंट एक्सपोर्ट या सब सप्लायर एक्सपोर्ट। मुझे लगता है इसका आंसर मर्चेंट एक्सपोर्ट हो। सर मर्चेंडाइज ट्रेड का जो डेफिनेशन है हाँ, उस हिसाब से export to a state area covering supply transfer under a world will be called as। मैं IIBF आंसर क्यों नहीं देता? इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। चलो छोड़ते हैं आगे बढ़ते। एक्सपोर्ट क्रेडिट इन फॉरेन करेंसी कैन बी प्रेजेंटली अलाउड टू एक्सपोर्टर इन इंडिया एट ए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट। ठीक होगा सर। बताइए। लिबर प्लस 3.5। हाँ, उसमें दिखाया था ना, एक जगह आया था कहीं पे कि 350 था। ठीक है। पैकिंग क्रेडिट लोन इज अलाउड अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। नहीं है। कंसाइनमेंट होने का मतलब समझते हैं? भेज दिया, बुक कर दिया, उसके बाद शिपमेंट हो गया। हाँ। कैन बी अलाउड टू लोकल मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ये हो सकता है क्या? ये सही है, बी सही है सर। ये सही है। कभी जब ऐसा होता है ना, कोई लोकल सप्लायर होता है, उसको अगर एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई देने वाला होता है तो उसको भी जो है पीसीएल में कवर कर सकते हैं। ठीक है।
an authorized dealer submit to Reserve Bank statement of half yearly basis the import bill where evidence of export has not been submitted. कौन XOS सी रिपोर्ट? XOS XOS और इसमें अभी क्या हुआ है कि जब आपका EDPMS और IDPMS आ गया तो ये रिपोर्ट्स क्या हो गई हैं? BF Please continue. बंद कर दिया लेकिन सर। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, EFC अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड, कौन मेंटेन कर सकता है? सर B B वाला सही है सर, रिसीवर्स ऑफ द रेमिटेंस। इनवर्ड एक्सपोर्ट प्रोसेस डी ठीक लग रहा है क्योंकि ये जो है रिसीव्स ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड, एक्सपोर्ट का जो पैसा आता है उसको लेने के लिए, ठीक है। और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वेयर द ट्रांजैक्शन इज फाइनेंस्ड बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ए एक्सपोर्टर कंट्री एंड थर्ड पार्टी बेस्ड ऑन द, अब ये बताओ इस वाले को, कौन सा क्रेडिट होगा? यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक करी थी, यहाँ पे ये जो फिगर देख रहे हैं ना, हाँ नहीं, ये इस फिगर में एक मिस्टेक हुई थी। कोई मेरे को बताइए क्या मिस्टेक करी थी मैंने। ये बैंक है ना जो होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सेलर साइंड बाय बायर। नहीं वो ठीक था। ये जो मिस्टेक है बताता हूँ, इसमें मिस्टेक मैंने करी थी। ये किसी का माइक खुला हुआ भाई, प्लीज माइक म्यूट कर लो। चलो मैं बताता हूँ। देखो ये जो बैंक मैंने यहाँ बनाया है ना, अगर ये बैंक फाइनेंस कर रहा है तो कौन सी फाइनेंसिंग कहलाती है? इंपोर्ट फाइनेंसिंग। और अगर ये बैंक फाइनेंस करता है इसको, ये बैंक इसको पेमेंट देता और बाद में बायर इसको देता, ये है बायर्स क्रेडिट। और इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन यही है कि एक्सपोर्टर की कंट्री में अरेंज हो रहा है। इसका क्वेश्चन जो ये है कि ये लिखा हुआ है, देखो based on arrangement made by the importer, और ये लिखा हुआ एक्सपोर्टर कंट्री by a financial institution in the exporter country, एक्सपोर्टर की कंट्री में होगा तो वो बायर्स क्रेडिट कहलाएगा। और अगर इंपोर्टर की कंट्री में होता तो कौन सा क्रेडिट कहलाता? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हो जाता। फिर एच पर फेडाई गाइडलाइन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या कर दिया गया? अब ये कर दिया गया। पहले जो था एलसी का 10th था और बिल का 30 था, तो अब ये सब रूल हटा के बैंक को कर दिया गया। फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज, फैक्टरिंग क्या मतलब होता है? देखो agreement between the financial institution and the exporter for purchase of letters, book debt and control the credit extent to the importer। बोलिए इसका आंसर क्या आएगा? माइक खोल दिए मैंने। यहाँ है एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपोर्टर। इसमें अभी तक बायर नहीं आया,
और वो क्या कहता है कि जो लेटेस्ट बुक का मतलब एक्सपोर्टर की जो बुक डेट बने हुए हैं जिसमें उसने लिखा हुआ मुझसे उतना पैसा लेना है, तो वो उसको क्रेडिट एक्सटेंड करता है। कंट्रोल द क्रेडिट एक्सटेंडर। और क्रेडिट एक्सटेंडेड किसने किया यहाँ हुआ पे है? एक बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक, क्रेडिट एक्सटेंड बैंक ने नहीं किया हुआ है, किसने किया हुआ है? फैक्टर ने नहीं भाई, इम्पोर्टर ने। नहीं भाई, इंपोर्टर को उधार किसने दिया हुआ है? एक्सपोर्टर ने दिया। हाँ, ये कह रहा है कंट्रोल द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू इंपोर्टर। इंपोर्टर को जो क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है किसने? एक्सपोर्टर ने किया। एक्सपोर्टर ने, जो उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट में फाइनेंसिंग। ठीक है, चलो ये टॉपिक भी हमारा सर कंप्लीट होगा। यही पे सर एक बार विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स वाला एक बार समझा दीजिए ना। हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग। ये देखिए यहां बनाता हूं, सप्लायर, बायर, इनको गुड्स जाते हैं और ये इनके बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। इस बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई फैक्टर फाइनेंस करता है और इसको मनी दे देता है। ठीक है, अब ड्यू डेट पर ये इधर जाता है कलेक्शन के लिए। यहां से अगर डिसऑनर हो जाए, क्या हो जाए? डिसऑनर। क्योंकि डिसऑनर जब तक नहीं होगा तब तक विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स की बात नहीं है। तो डिसऑनर होने पर फैक्टर के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है वो सप्लायर के पास जाए और एक ऑप्शन है वो इसके अगेंस्ट एक्शन। तो जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं विद रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब है कि सेलर रेस्पॉन्सिबल है, यानी सेलर जो है अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। और ये वाला जो होता है वो क्या होता है? विदाउट रिकोर्स। अगर फैक्टर सेलर से रिकवरी करता है तो विद रिकोर्स, और अगर बायर से या जिसको हम इंपोर्टर बोलते हैं उससे करता है तो वो है विदाउट रिकोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कितने बजे रखें? 1 बजे रख लें? हाँ सर 1 बजे रख लो। 1 बजे रखते हैं, अगला टॉपिक शुरू कर देंगे इसका, बीएफएम का है। ठीक सर। ठीक। Sir, I have shared one question in the group, sir. If possible, can you discuss that? हाँ बोलो। अच्छा, ग्रुप में शेयर किया हुआ आपने? हाँ सर। अच्छा 1 मिनट वेट करो, मैं जरा यूट्यूब को कर लूँ।